Hello everyone, welcome back again in continuation of लास्ट टू वीडियोस जिसमें हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं प्रीवियस पेपर का 2023-24 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सेक्शन ए सेक्शन बी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। अभी इस तीसरे वीडियो में इस पेपर के सेक्शन सी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो सेक्शन सी का जो पहला क्वेश्चन है उसको आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पे, जिसमें चैप्टर 1 से 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन सर्किट दिया है एक, जिसमें आपको 6 ओम के थ्रू करंट निकालना है विद द हेल्प ऑफ 2 मेथड्स, वन इज़ मैश अनदर इज़ नोडल। एंड बी पार्ट में आपको कहा है प्रोसीजर ऑफ मैश एनालिसिस बताइए विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो प्रोसीजर ऑफ मैश एनालिसिस तो ऑलरेडी हमारे चैनल पे चैप्टर 1 में काफ़ी अच्छे से डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया गया है स्टेप्स के साथ। वो पूरा का पूरा डिटेल्ड जो है हमारा मैश एनालिसिस का वो सेकंड पार्ट में आपके आ जाएगा। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करने की बात आती है तो आई विल ऑलवेज़ रिकमेंड टू अटेम्प्ट पार्ट ए, क्योंकि वहाँ से आपको सॉलिड मार्क्स मिलेंगे। बी में आपको मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, राइट, लेकिन ए में आपको किसी भी तरह से मार्क्स डिडक्शन नहीं होता। तो ए पार्ट में बड़ा ही सिंपल सा सर्किट दिया है, इसमें आपको मैश और नोडल दोनों अप्लाई करना है। मैश अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जस्ट कंसीडर मैश 1 I1, मैश 2 I2, ये दो आपके पास मैश है। अकॉर्डिंग टू दीज टू करेंट्स एंड द पोलैरिटी साइन कन्वेंशन, हम लोग KVL की इक्वेशन मैश 1 के लिए अगर लिखते हैं तो मैश 1 की इक्वेशन बन जाएगी आपकी -18 प्लस ऑफ 1 ओम का रेजिस्टेंस इंटू करंट I1 प्लस ऑफ 6 ओम का रेजिस्टेंस, करंट होगा I1 माइनस I2, बोथ आर अपोजिंग टू ईच अदर I1 एंड I2, एंड प्लस 2 ओम रेजिस्टेंस, करंट इज I1 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका मैश 1 का इक्वेशन हो गया। सिमिलरली फॉर मैश 2 वी गेट 3 ओम रेजिस्टेंस, करंट इज I2 प्लस 12 वोल्ट बैटरी प्लस 4 ओम रेजिस्टेंस, करंट इज I2 एंड माइनस ऑफ 6 I1 माइनस I2 इज इक्वल्स टू 0, राइट। यहाँ पर आपका करंट हमने कंसिडर किया है I1 माइनस I2, तो ऊपर पॉजिटिव एंड नीचे नेगेटिव होगा अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन रूल। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, I1 और I2 का आंसर निकालेंगे। और चूंकि आपसे पूछा है 6 ओम का रेजिस्टेंस का करंट, तो 6 ओम रेजिस्टेंस में जो करंट है दैट इज़ I1 माइनस I2 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन विद नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस के लिए हमें चाहिए जंक्शंस, 2 जंक्शंस हैं यहाँ पर, एक जंक्शन ऊपर है एक जंक्शन नीचे है। नीचे वाले को ग्राउंड कर लिया, 0 वोल्ट हो गया, ऊपर एक अननोन वोल्टेज मान लिया V। इसके लिए हमें लिखना है इक्वेशन। तो व्हाट इक्वेशन वी कैन राइट, ओनली वन इक्वेशन इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस सर्किट। 3 करंट हैं आपके, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तीनों आउटगोइंग करंट माने हैं हमने, राइट। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस, दिस इज़ V माइनस 18 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 2, 2 रेजिस्टेंस हैं, दोनों सीरीज़ में हैं, प्लस द करंट पासिंग थ्रू 6 ओम दैट इज़ V माइनस 0 अपॉन 6 प्लस द करंट पासिंग थ्रू 3 ओम इज़ V माइनस 12 माइनस 0 अपॉन 3 प्लस 4 इज़ इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से V की वैल्यू निकालेंगे, और V की वैल्यू निकालने के बाद जो भी वैल्यू इस करंट की है V माइनस 0/6 की, वही आपका आंसर होगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। एंड बिकॉज यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन विद मैश एंड नोडल बोथ, द आंसर विल बी सेम इन बोथ द मेथड्स। डिफरेंट नहीं होना चाहिए, अगर डिफरेंट आ रहा है तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम मिस्टेक जो आप कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, 3A एंड B। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट पार्ट जो है चैप्टर 2 से, उसमें पूछा है डराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ बैंडविड्थ अपर एंड लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज ऑफ ए सीरीज रेजोनेटिंग सर्किट। सीरीज रेजोनेंस का क्वेश्चन है जिसमें आपसे बैंडविड्थ, अपर एंड लोअर फ्रीक्वेंसी दैट इज़ F1 एंड F2, ये पूरा डेरिवेशन पूछा है। ऑलरेडी इसका जो डेरिवेशन है वो चैनल पे अवेलेबल है रेजोनेंस टॉपिक्स के अंदर चैप्टर 2 के वीडियोस में, वहाँ से आप इसका पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। सीरीज़ रेजोनेंस में जो पार्ट्स हैं डेरिवेशंस के, उसमें बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसीज से पहले हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड क्वालिटी फैक्टर पे डिस्कशन करते हैं, उसके बाद ये आता है, राइट। ये दोनों सेपरेट क्वेश्चन सीरीज़ रेजोनेंस में बनते हैं, ठीक है। तो इस बार आपको बैंडविड्थ F1 एंड F2 पूछा है, और कभी हो सकता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी फैक्टर एंड बैंडविड्थ तक आपसे पूछा जाए, राइट। तो ये ज़रूर ध्यान रहे कि सीरीज़ रेजोनेंस जब आप पढ़ रहे हों तो ये सारी चीज़ें आपको आएँ। उसके बाद
पार्ट बी पे चलते हैं। पार्ट बी में जो क्वेश्चन आपको दिया है वो 3 फेस एसी सर्किट का क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहले आपको कहा है ड्राइव द रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेस वोल्टेज इन ए 3 फेस स्टार कनेक्टेड सर्किट। स्टार कनेक्शन के लिए वोल्टेज का रिलेशन पूछा है, लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज का, जो होता है VL = √3 V फेस, राइट। तो सबसे पहले आपको इसको ड्राइव करना है। इसको ड्राइव करने के लिए आपको एक स्टार कनेक्शन बनाना पड़ेगा। एक स्टार कनेक्शन बनाते हुए जितने भी रेलिवेंट वोल्टेजेस हैं यहाँ पर मार्क करनी पड़ेंगी। R/B न्यूट्रल, ये आपका फेस वोल्टेज है, ये आपका लाइन वोल्टेज है। इसके बाद करंट्स आपको मार्क करने होंगे सारे के सारे, जो भी हमारा प्रोसीजर है डेरिवेशन करने का, ठीक है। इसके बाद आपको लाइन और फेस वोल्टेज में ये डेरिवेशन करना है, जिसके लिए आपको फेज़र डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। फेज़र डायग्राम में आप 3 फेस वोल्टेजेस बनाते हैं, V1, V2 एंड V3, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज 3 फेस वोल्टेजेस वी कैन फाइंड अ लाइन वोल्टेज। हियर मैं जो लाइन वोल्टेज बना रहा हूँ वो V1 एंड V2 का फेज़र सम बनाया है। यहाँ पर जो V1 है वो मेरा VR के बराबर है, यहाँ मेरा V2 जो है वो VY के बराबर है, और जो VL है वो मेरा VRY के बराबर है, विच इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू VR माइनस VY, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बनाते हुए आपको यहाँ पे ये डेरिवेशन करना है जो आपको यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। इसका डिटेल जो भी है वो चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। न्यूमेरिकल की बात करते हैं। न्यूमेरिकल में आपको कह रहा है कि एक स्टार कनेक्टेड लोड है, ठीक है। क्वेश्चन भी स्टार कनेक्शन का ही है। तो जब स्टार कनेक्शन की बात आती है तो हमारे मन में 2 फार्मूले आते हैं, √3 V फेस = VL एंड लाइन करंट = फेस करंट। आपको दिया है एक इम्पीडेंस दैट इज़ 3 + J4 ओम, ठीक है। ये आपका एक इम्पीडेंस है जो स्टार में कनेक्टेड है 3 फेस 400 वोल्ट सप्लाई से। जो लाइन वोल्टेज दी है वो 400 वोल्ट आपको दे रखी है। आपको निकालना है लाइन करंट, पावर फैक्टर, एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर। लाइन करंट, पावर फैक्टर, एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर, ये 4 चीज़ें आपसे पूछी हैं। तो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। इसमें जो इम्पीडेंस दिया है वो इम्पीडेंस हमें मदद करेगा करंट कैलकुलेट करने में। आपको पता है कि हम जो इम्पीडेंस यहाँ कंसिडर करते हैं दैट इज़ ऑलवेज द फेस इम्पीडेंस। क्वेश्चन में भी लिखा है कि जो 3 + J4 है वो पर फेस है, तो इसका मतलब क्लियर है कि ये जो इम्पीडेंस होता है वो फेस का इम्पीडेंस होता है, कभी भी लाइन में इम्पीडेंस होता ही नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब इम्पीडेंस कंसिडर हो रहा हो 3 फेस में, वो फेस क्वांटिटी ही होनी चाहिए, ठीक है। तो फेस क्वांटिटी अगर इम्पीडेंस है तो वोल्टेज और करंट भी फेस क्वांटिटी ही होंगे। दैट मीन्स कि जो वोल्टेज होता है आपका I × Z, इसमें IP और ZP ही होगा, बिकॉज Z हमारा लाइन का होता नहीं है, फेस का ही होता है, तो करंट एंड वोल्टेज भी फेस के लिए लिए जाएंगे। तो फ्रॉम हेयर यू गेट फेस करंट IP इज़ VP/ZP, ठीक है। अब VP कहाँ से आएगा? VP आपका आ जाएगा VL/√3 = होता है VP। यहाँ से आप VP कैलकुलेट करेंगे। Z आपको दे रखा है 3 + J4, कॉम्प्लेक्स में है तो इसका मॉड निकाल लीजिए। मॉड होगा √3² + 4², एंगल फाई हो जाएगा tan−1 ऑफ 4/3, राइट। तो जो भी ये √3² + 4² आएगा, आई थिंक इट इज़ इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर आप Z की जगह 5 रखेंगे, V की जगह 400/√3 रखेंगे। जो भी आंसर आएगा वो आपका IP का होगा, और चूंकि स्टार कनेक्शन है तो IP = IL भी है, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। साथ ही साथ ये जो फाई का वैल्यू आया है tan−1 4/3, ये आपको मदद करेगा cos फाई निकालने में, ठीक है। आप सिंपल फाई का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, पावर फैक्टर आपका मिल जाएगा। देन एक्टिव पावर P होता है √3 VL/IL cos फाई, या फिर 3 टाइम्स ऑफ VP/IP cos फाई। यूनिट है वॉट। आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं, आप इनमें आंसर वैल्यू पुट करिए, आंसर निकालिए। रिएक्टिव पावर है हमारे पास √3 टाइम्स ऑफ VL/IL sin फाई। यूनिट होती है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, एंड इन टर्म्स ऑफ फेस क्वांटिटी इट इज़ 3 टाइम्स ऑफ V फेस I फेस cos फाई, राइट। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो द क्वेश्चन नंबर 4 इज़ ऑल्सो कवर्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है चैप्टर नंबर 3 ट्रांसफॉर्मर से, जिसमें एक न्यूमेरिकल है और दूसरा फेज़र डायग्राम है। तो फेज़र डायग्राम पूछा है आइडियल एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर का नो लोड कंडीशंस में, ठीक है। तो आइडियल और प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर का नो लोड कंडीशन में जब आप फेज़र बनाते हैं तो प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर का जो नो लोड कंडीशन में फेज़र बनेगा वो बिल्कुल
उन सारे पैरामीटर्स को कंसिडर करते हुए बनेगा जिसमें आपके रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस आ जाते हैं। और आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में भी ऐसा फेज़र डायग्राम जिसमें ये सारी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि आइडियल की बात हो रही है। तो इसका जो सॉल्यूशन है पार्ट बी का, वो चैनल पे अवेलेबल है मॉड्यूल 3 के अंदर। फेज़र डायग्राम के टॉपिक के अंदर हमने हर एक कैटेगरी का फेज़र बनाया हुआ है वहाँ पर, तो आप 1 to 1 उन सारे फेज़र्स को देखें और वहाँ से समझें कि किस तरह से इन फेज़र डायग्राम्स को आपको डेवलप करना है, राइट। फिलहाल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट। ए पार्ट में आपको कह रहा है कि एक 20 kVA का ट्रांसफार्मर है, मीन्स आपको दिया है पावर आउटपुट V2 I2 जिसको हम कहते हैं 20 kVA, दैट इज़ 20 × 10⁻³ VA। V2 I2 और V1 I1 दोनों इक्वल होते हैं किसी भी ट्रांसफार्मर के लिए, हम कंसिडर करके चलते हैं। 2000/200 वोल्ट्स, दैट इज़ V1/V2 2000/200 वोल्ट्स। 50 हर्ट्ज़ का ट्रांसफार्मर है। प्राइमरी रेजिस्टेंस दिया है R1 1.5 ओम एंड प्राइमरी रिएक्टेंस दिया है X1 2 ओम। द सेकेंडरी रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस R2 0.015 ओम and X2 0.02 ohm. The no load current of the transformer is, no load current को कहते हैं I0, it is 1 ampere and इस no load current का जो पावर फैक्टर है cos phi 0 वो दिया है 0.2, ठीक है। ध्यान रहे कि ये जो cos phi है ये लोड का पावर फैक्टर नहीं है, ये नो लोड करंट का पावर फैक्टर है, राइट। दोनों में अंतर होता है। अब आप डिटेल स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा ट्रांसफार्मर के केस में कि क्या फ़र्क है दोनों में। आपको कहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस रेफर्ड टू प्राइमरी। सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर्ड टू प्राइमरी को कहते हैं R01 एंड इक्विवेलेंट रिएक्टेंस रेफर्ड टू प्राइमरी को कहते हैं X01। फॉर्मूले होते हैं R01 = R1 + R2/K² एंड X1 + X2/K²। अब आप देख रहे हैं R1 R2 X1 X2 तो आपको पता है। K को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, जिसका वैल्यू होता है V2/V1। आपको V1/V2 दिया है, इसको आप रिवर्स कर देंगे, V2/V1 आपको मिल जाएगा। वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, R01 X01 दोनों वैल्यू आपको मिल जाएंगी। इसके बाद वो कह रहा है कि टोटल कॉपर लॉसेस भी बताइए। अब कॉपर लॉसेस जो होते हैं PC, उनका एक फार्मूला है जिसको हम कहते हैं I1² R1 + I2² R2, प्राइमरी साइड के कॉपर लॉस प्लस सेकेंडरी साइड के कॉपर लॉस। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरामीटर्स I1² R01 एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू I2² R02, ठीक है। अब अगर आप फर्स्ट वाले उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपको I1 और I2 दोनों चाहिए। सेकंड वाले में पुट करेंगे आपको सिर्फ I1 चाहिए क्योंकि R01 आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और थर्ड वाले में आपको पुट करना है तो आपको I2 और R02 दोनों चाहिए। तो मेरे हिसाब से सेकंड वाला ज़्यादा कन्वीनियंट है, जिसमें मुझे सिर्फ एक वैल्यू की ज़रूरत है विच इज़ I1, एंड I1 इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू पावर आउटपुट दैट इज़ 20 kVA डिवाइडेड बाय द वोल्टेज ऑफ प्राइमरी। तो 20 × 10⁻³ अपॉन प्राइमरी वोल्टेज है 2000। यहाँ से आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी, उठा के आप पुट कीजिए, आपको कॉपर लॉस का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में I0 और cos phi 0 का कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन के आंसर करने में हमें इस डेटा का कोई भी यूज़ नहीं हो रहा है, तो उसको लेकर के हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, फोर्थ चैप्टर के क्वेश्चन पे। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट बी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होती एंड इसको स्टार्ट करने की क्या क्या मेथड्स है, किसी एक के बारे में बताइए। इसका आंसर मॉड्यूल 4 के वीडियोज़ में एक्सप्लेन्ड है, सारी चीज़ें आप वहाँ से रेफ़र करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। पार्ट नंबर ए में भी आपको एक थ्योरेटिकल पार्ट पूछा है, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क ऑफ डीसी मोटर। इसका आंसर भी चैनल पे है, राइट। तो थ्योरी क्वेश्चंस के सारे आंसर्स डिटेल्ड में एक्सप्लेन किए गए हैं, आप उनको एक बार देखें, उन मॉड्यूल के टॉपिक्स में जाके देखें, आपको इनके आंसर मिलेंगे। न्यूमेरिकल को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पार्ट ए में क्या क्या दिया है, आपको कह रहा है कि एक 6 पोल का मशीन है, तो P का वैल्यू 6 हो गया। लैप वाउंड है, लैप में हम कहते हैं कि जो नंबर ऑफ़ पैरेलल पाथ्स हैं वो पोल्स के बराबर होते हैं, ठीक है। डीसी शंट मोटर है जिसमें 500 कंडक्टर्स हैं, तो Z की वैल्यू दी है 500। रेजिस्टेंस ऑफ द आर्मेचर पाथ RA
0.05 ohm. The resistance of the shunt field RSH is 25 ohm. Find the speed of the motor when it takes 120 ampere from the DC mains. Supply voltage दिया 100 volts एंड मोटर जो सप्लाई से करंट ले रहा है वो 120 एम्पियर है, यानी कि लाइन करंट आपको दिया है 120 एम्पियर. फ्लक्स पर पोल है फाई, दैट इज़ 0.02 वेबर. ठीक है, ये सब आपको डेटा दिया है. अब इंडक्शन ये डीसी मोटर शंट मोटर कैसी दिखती है एक बार डायग्राम के थ्रू समझते हैं. ये हमारा सप्लाई है, डीसी सप्लाई, ये आपका आर्मेचर है और ये आपका फील्ड है. इसको कहते हैं आरएसएच, जहाँ पर करंट जाता है आईएसएच. ये वोल्टेज है, यहाँ से करंट पास होती है आईएल, और ये आर्मेचर है, यहाँ करंट आती है आईए. आर्मेचर के अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं वो होते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड द बैक ईएमएफ ईबी. राइट, अब आपको मोटर का ईएमएफ का एक फार्मूला पता होगा जिसको कहते हैं बैक ईएमएफ ईबी इक्वल्स टू P∅NZ/60A. ठीक है, अब आप इस फार्मूले में देखिए हमें क्या क्या पता है. हमें ए का वैल्यू गिवन है, हमें पी पता है, फाई पता है एंड जेड पता है, लेकिन एन हमें नहीं पता. तो हम यहाँ से फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकते. हमारे पास ईबी भी अननोन है और एन भी अननोन है. राइट, कोई एक चीज़ तो हमें मिलनी चाहिए. साथ ही साथ इस मोटर के लिए जो बैक ईएमएफ का वोल्टेज इक्वेशन है ईबी, दैट इज़ इक्वल्स टू वी माइनस IA/RA. ये वोल्टेज इक्वेशन होता है डीसी शंट मोटर का. आप यहाँ पर केवीएल लगा के देख लीजिए, आपको ये ऑब्टेन हो जाएगा. केवीएल इक्वेशन हमारी यहाँ पर बनती है माइनस ऑफ वी प्लस ऑफ IA/RA प्लस ऑफ ईबी इक्वल्स टू 0. इस इक्वेशन के हिसाब से हमें ये मिल जाता है. यहाँ से हमारे पास v का वैल्यू भी पता है, दैट इज़ 100. राइट, IA हमें नहीं पता, RA हमें पता है. तो IA इंटू RA है हमारे पास 0.05. तो अगेन वी आर स्टक, हमारे पास फिर से दो अननोन है. तो क्या हम IA को किसी तरह से निकाल सकते हैं? यहाँ आप देखिए, IA निकालने के लिए आपके पास यहाँ एक इक्वेशन बनती है जिसको हम कहते हैं IL इज इक्वल्स टू IA प्लस ISH. ठीक है, अब बिकॉज ऑफ द पैरेलल सर्किट द वैल्यू ऑफ ISH इज इक्वल्स टू V अपॉन RSH. V हमारे पास है 100 और RSH हमारे पास है 25. तो आपको 4 एम्पियर करंट मिल गया जो शंट फील्ड का है. ठीक है, तो शंट फील्ड का करंट आपके पास है, लाइन का करंट आपके पास है, तो आर्मेचर का करंट आपके पास हो गया. लाइन करंट आपको दिया है 120 एम्पियर, माइनस ऑफ 4 इज़ 116 एम्पियर आपके पास आर्मेचर करंट आ गया. और आप इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको ईबी का वैल्यू पता चल जाएगा. और जब आपको ईबी का वैल्यू पता चल जाएगा तो ऊपर दिए गए फॉर्मूले में आपको ईबी रखने के बाद क्या मिलेगा? स्पीड मिलेगा. ठीक है, तो आई थिंक आपको स्पीड ही क्वेश्चन में पूछा था. राइट, फाइंड द स्पीड ऑफ द मोटर. यस, तो आपको स्पीड ही पूछा था, तो स्पीड का आंसर आपको मिल गया. अब यहाँ पर एक मिस्टेक जो सबसे ज़रूरी है समझना, वो हो सकती है. आप अगर गलती से 120 एम्पियर को ही आर्मेचर करंट ले लें और उसको डायरेक्टली फार्मूले में पुट कर दें तो भी आप इसको सॉल्व तो कर ही लेंगे, लेकिन वो गलत होगा. क्योंकि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मशीन की स्पीड बताओ जब 120 एम्पियर सप्लाई से लिया जा रहा हो, और सप्लाई से लिए जाने वाले करंट को आर्मेचर नहीं कहते, हम लाइन करंट कहते हैं. ठीक है, ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा, अदरवाइज़ आप यहाँ पर मिस्टेक कर बैठेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. द लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5. 7th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद नीट एंड लेबल्ड डायग्राम. जिसमें आपसे पूछा है एक अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर और दूसरा पूछा है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर. ठीक है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है और मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है. डिटेल पीडीएफ जो है इसकी पीपीटीज जो है वो चैनल पे डिस्कस की गई हैं, आप वहाँ से इसके आंसर को रेफ़र कर सकते हैं. एंड दूसरा क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग, ऑल्सो डिस्कस द डिफरेंट मेथड्स ऑफ अर्थिंग. इसका भी आंसर आपके पास चैप्टर 5 मॉड्यूल में दिया गया है. राइट, तो विद दिस वी हैव कवर्ड दिस क्वेश्चन पेपर जो 2023-24 ऑड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का रेगुलर पेपर जो हुआ था फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसको हमने पूरा कवर कर लिया है.
इसके बाद और 2 पेपर्स हमारे पास हैं जो बैक पेपर्स थे, जो स्टूडेंट्स ने अभी इसी सेमेस्टर के टाइम पे दिए थे, उनको भी हम लोग 1-to-1 डिस्कस करेंगे ताकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमें समझ में आए और हम लोग अपने आप को कॉन्फिडेंट बना के आने वाले एग्ज़ाम में बेटर से बेटर परफॉर्मेंस कर सकें और अच्छे मार्क्स को पा सकें। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।